अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका को रात को अपनी पास्ट की कुछ बुरी यादें सपना के तौर पर दिखाई देती है और उसके बाद वह देवांश के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। अब आगे किस के बाद देवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, फ्यूचर में तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हो, वह खुशी भरा हो या फिर उदासी भरा, मैं जरूर सुनेगा। अनामिका ने अपना सर उठाकर उसके सिंसियर एक्सप्रेशन देखे। तुम्हें और सब कुछ अकेले बर्दाश्त करने की तो कोई जरूरत नहीं है, देवांश ने आगे कहा। अनामिका कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं बोलती थी, चाहे वह अच्छी हो या फिर बुरी। यहाँ तक कि अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड श्रेया के साथ भी नहीं, वह सिर्फ कुछ सिंपल बातें ही करती थी। मगर अब देवांश की केयरिंग नजरों से उसे एहसास हो रहा था कि कोई है उसके साथ उसका दुख दर्द बांटने के लिए। उसने हाँ में सर हिलाकर कहा, ओके। वह अपनी पूरी कोशिश करेगी देवांश के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने की। देवांश ने जेटली उसका चेहरा सहलाया और मुस्कुराया कर बोला, चलो चलते हैं, हमें ब्रेकफास्ट करना है। नाश्ते के बाद देवांश ने अनामिका को कंपनी छोड़ दिया और पुरानी कई रिपोर्ट्स के बीच में अनामिका को कई नई क्लूज मिले। मिश्का की पतली उंगलियां धीरे धीरे डेस्क पर टैप कर रही थी और वह सोच रही थी कि अभी भी कितने छुपे हुए सीक्रेट है किशोर के जैसे, उन्हें खोजना होगा। मैम, डिजाइनर क्रिस्टल आपसे मिलना चाहती है। ईश्वर की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। अंदर आ जाओ। जब क्रिस्टल अंदर आई तो उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। मैं गुड मॉर्निंग, यह नए डिजाइन से जो मैंने बनाए हैं। क्रिस्टल ने रिस्पेक्टफुली मुस्कुराकर वह डिजाइन्स अनामिका को दिए, मगर अनामिका देख सकती थी कि उसकी मुस्कुराहट नकली है और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। वह सैम्यूल चाहते थे कि मैं ये डिजाइन आपको दिखाऊं, उन्होंने कहा कि आप सचमुच अच्छी डिजाइन्स कर सकती हैं। अनामिका ने क्रिस्टल की सुजी हुई आंखों को देखा और पूछा, क्या तुम रो रही थी? क्रिस्टल ने जल्दी से नाम में सर हिलाया, मगर वह फिर से हल्का हल्का सिसकने लगी। बैठ जाओ नीचे और शांति से मुझे बताओ। अनामिका ने उसे प्रेशर नहीं किया, बल्कि एक छोटा सा टिश्यू दिया ताकि वह अपने इमोशंस बाहर निकल सके। क्रिस्टल के आंसू फिर से उसकी आंखों में आ गए और बहने लगे। उसने अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। ईश्वर जो दरवाजे के बाहर था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने क्रिस्टल को इस तरह रोते हुए देखकर अनामिका को मैसेज भेजा, मैम मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या मैं पूछूं? अनामिका ने शांति से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। जब क्रिस्टल ने रोकर अपना सारा मन का बोझ उतार दिया और तब अनामिका ने उसके लिए एक ग्लास में पानी डालते हुए उसके सामने रखकर कहा, थोड़ा सा पानी पी लो। मैम, क्रिस्टल ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका उसे पर्सनली पानी देगी। एक स्ट्रेंजर होकर भी वह उससे इतने अच्छे से बिहेव कर रही है, जबकि उसकी खुद की फैमिली। अनामिका को हिंट मिल गया, सिर्फ फैमिली इश्यूज ही किसी को इतना डिपली हर्ट कर सकते हैं। फिर से क्रिस्टल रोने लगी। वह अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहती थी, लेकिन जब भी वह उसे बारे में सोचती उससे बहुत गुस्सा आता और उदास हो जाती। मैंने अभी तक मेरी मॉम को इस बारे में नहीं बताया। क्रिस्टल सुबके जा रही थी और उसकी आवाज भी लगभग फंस चुकी थी। अनामिका ने उसके लिए चुप होने का इंतजार किया और फिर पूछा, तुम्हारी फैमिली में ने कुछ किया है? क्रिस्टल ने अपनी हार्टलेस फैमिली मेंबर्स को याद किया और फिर से रोते हुए बोली, इनफैक्ट मेरी फैमिली के पास भी एक गलत कंपनी है। क्रिस्टल ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, वह कंपनी को मेरे दादाजी ने शुरू किया था और मेरे दादाजी के जाने के बाद उसे मेरे डैड ने संभाला, लेकिन कुछ सालों पहले मेरे डैड अचानक से एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए। इतना कहते कहते क्रिस्टल रुक गई और फिर उसने अपने आंसू साफ करके आगे कहा, मेरे अंकल ने कहा कि मेरी मॉम को और मुझे नहीं पता कि कंपनी कैसे चलानी है, इसलिए उन्होंने कंपनी की टेक ओवर ली और उन्होंने हर एक चीज की जिससे वह हमारे नाम पर सारे पैसे अपने हक में कर सके, और फाइनली उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मेरी मॉम के नाम पर बहुत सारे घर थे, मगर अब सब कुछ उनके कब्जे में है। क्या कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आगे नहीं आया? अनामिका ने सॉफ्टली पूछा। दादाजी ही सारी चीज घर पर संभालते थे, मगर उनके जाने के बाद मेरी दादी माँ भी कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चली गई। मेरे डैड कंपनी संभालते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब लोग मेरे अंकल की बात सुनाने लगे और कोई भी हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ। कुछ तो बड़े रिलेटिव्स नहीं ये भी कहा कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। डिसूजा परिवार के प्रोटेक्शन के अंदर उनकी लाइफ इजी हो जाएगी, और अगर वह उसके अंकल से लड़ने गए तो उनके लिए चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी। मगर वह लोग अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हैं। उसके अंकल ने उन्हें बहुत परेशान किया था, लेकिन उसके बाद उसके कजन भी उन्हें परेशान करने लगे। वह लोग जब एक रेट के छोटे से घर में रह रहे हैं, फिर भी वह लोग उन्हें चैन से नहीं जीने देते और परेशान करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें परेशान करना उसके कारण भाई बहनों का फेवरेट गेम है। आज एक अंकल ने मुझे फोन किया कि कोई इंसान मेरी डैड की ग्रैब पर कचरा फेंक रहा था।
वह पक्का मेरे कजन में से कोई एक ही होगा। क्रिस्टल गुस्से में बोली, पिछले साल भी उन्होंने ऐसे ही घटिया हरकत की थी। मेरी एक कजन सिस्टर ने कुछ बॉडीगार्ड को लाकर वहां पर मेरे डैड की ग्रैब को लातों से मरवाया और फिर उसे पर कचरे का ढेर डालकर बहुत सारी बुरी बातें बोली। मेरी मॉम ने उसके साथ झगड़ा किया तो उसके बॉडीगार्ड्स में मेरी मॉम को बहुत मारा। वह लोग बहुत बुरे हैं। इतना कहकर क्रिस्टल रुकी और फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मैम ये सब पिछले साल इसी वक्त पर हुआ था, क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ? अनामिका ने अंदाजा लगा लिया था कि वह किसे कॉल करना चाहती है, इसलिए वह बोली, ऑफ कोर्स। क्रिस्टल ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपनी मॉम का नंबर डायल किया, मगर किसी ने भी नहीं उठाया, जिसकी वजह से वह बहुत नर्वस हो गई। ठीक उसी वक्त ईश्वर ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, मैम एक लिंगरी कंपनी है जो हेल्पलाइन में बहुत अच्छा कर रही है। वह चाहते हैं कि हम उनकी कट लाइन में प्रोडक्शन में मदद करें क्योंकि वह डिमांड्स के अकॉर्डिंग चीज तैयार नहीं कर पा रहे हैं और उसके अलावा जो वह लोग प्राइस ऑफर कर रहे हैं वह भी काफी अच्छी है। उनके मैनेजर आपसे 1 घंटे में रिवरबैंक कैफे में मिलना चाहता है, क्या आप मिलने जाएंगी? क्रिस्टल ने 2-3 बार अपनी मॉम को कॉल लगाने की कोशिश की मगर फिर भी किसी ने ही नहीं उठाया। तो उसने परेशान होकर कहा, मैम क्या मैं 1 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? मुझे मेरी मॉम से मिलने जाना है सेंट्रल माउंटेन पर। उसके डैड की ग्रैब लेटर माउंटेन पर रही थी और वहां से रिवर बैंक कैफे 10 मिनट की दूरी पर था। ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अनामिका ने ईश्वर की तरह देखकर कहा, गाड़ी तैयार कर दो। रिसेंटली देवांश ही उसे पिक करता था घर से या फिर ऑफिस से, इसलिए उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी मगर कंपनी में 2 गाड़ियां थी। उनके जाने के बाद किसी ने अनामिका के ड्रेसिक पर रखे हुए डिजाइन ड्राफ्ट को उठा लिया। रास्ते में क्रिस्टल लगातार अपनी मॉम के नंबर डायल कर रही थी मगर कोई उठा नहीं रहा था, जिसकी वजह से वह और बेचैन होती जा रही थी। फाइनली वह लोग लेटर माउंटेन के टॉप पर पहुंचे। दूरी से ही क्रिस्टल ने कुछ लोगों को अपनी मॉम क्रिस्टीना को घेरे हुए देखा और उनमें से एक उसकी कजन मायरा भी थी। वह लड़की तकरीबन 17-18 साल की थी, जिसने एक्सपेंसिव छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके एक्सेसरीज दूर से ही पैसा चिल्ला रहे थे और उसके सॉफ्टवेयर लंबे बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। मायरा, क्या तुम अब इंसान भी रह गई हो? क्या तुम्हें नहीं याद है कि तुम्हारे अंकल तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करते थे जब वह जिंदा थे? क्या तुम्हारे मन में थोड़ा से भी एहसान वाली भावना नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे अंकल की आत्मा ये सब देखकर दुखी हो? क्रिस्टीना बहुत गुस्से में थी और उन पर चिल्ला रही थी, मगर वह किसी और से बेहतर जानती थी कि इस वक्त वह अंदर से कितनी टूटी हुई है। ओ क्रिस्टीना आंटी, अगर आपने मेंशन नहीं किया होता तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। अंकल ग्रैंडडैड के जिंदा होने पर उनके फेवरेट थे और इसी की वजह से आपकी फैमिली हर जगह पर राज करती थी, मगर अब चीजें बदल चुकी है, मायरा ने कहा और फिर अपनी बॉडीगार्ड को लेजी और एरोगेंट नजरों से देखते हुए बोली, जॉन तुम खड़े होकर सपना क्या देख रहे हो? जाओ मेरी आंटी को संभालो, जिसकी वजह से मेरे अंकल को आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। यह जानकर कि कोई है उन्हें संभालने वाला है, आई एम श्योर उन्हें बहुत खुशी होगी। जॉन, वह बॉडीगार्ड जो थोड़ा सा मोटा और लगभग 40 साल का था, उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। क्रिस्टीना ने हमेशा से ही एक अच्छी जिंदगी जी है और 50 साल की उम्र में भी वह बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन है और इतनी गरीबी में होने के बावजूद में भी उनकी एक अलग सा ही चार्म है। भले ही उनके कपड़े सस्ते हो मगर उनका ऑरा हमेशा की तरह ही कैप्टिव है, जिसकी वजह से उसे बॉडीगार्ड की आंखों में लस दिखाई देने लगी। आंटी, जॉन भले ही गरीब हो और अंकल की बराबरी का नहीं हो, मगर अभी आपकी जो हालात है उसकी वजह से आपके लिए वह फिट है। मायरा ने जॉन को एक एक कदम क्रिस्टीना की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा तो एक डाविल स्माइल के साथ बोली, आंटी एंजॉय कीजिएगा, जॉन आपको अच्छा फील करवाए। क्रिस्टीना ने वहां पर रख एक पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने इस बॉडीगार्ड को अभी नहीं रोका और उसने मुझे छुआ, तुम्हें आज ही अपनी जान ले लूंगी, फिर देखते हैं कि तुम कैसे अपने परिवार को एक्सप्लेन करती हो। ये सुनकर भी मायरा ने हंसते हुए कहा, क्या अंकल तो कितने टाइम पहले ही मर गए हैं, फिर भी आप उनके लिए इतनी लॉयल है, और अगर आप मर भी गई तो आपकी और आपकी उसे बेटी से फर्क किसे पड़ता है? यू शैमलेस बीच। अचानक से क्रिस्टल वहां पहुंची और उसने मायरा को थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ उठाया, लेकिन एक बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया और उसे जमीन पर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से क्रिस्टल के हाथ पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। क्रिस्टल, तुम यहाँ कैसे आई? क्रिस्टीना ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। क्रिस्टल ने अपने सामने खड़ी एरोगेंट लड़की को देखते हुए कहा, क्या लगता है तुम्हें, कौन हो तुम? मायरा ने उसे गुस्से और हैरानी वाली चेहरे के साथ देखते हुए बोली, तुम एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हो। मैक्स, तुम हमेशा ही इसे पसंद करते थे, हैं ना? आज तुम और जॉन दोनों ही अच्छा टाइम बता सकते हो। क्रिस्टल गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा बोलने की? हिम्मत करके देखो हमें छूने की।
अगर मैंने कर लिया तो क्या कर लोगी तुम? कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। मायरा ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, आगे बढ़ो मैक्स। जॉन सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने क्रिस्टीना के कपड़े पड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वह डर के मारे चिल्लाने लगी। मेरी मॉम को छोड़ दो। क्रिस्टल ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की मगर मैक्स उसके पैर को पकड़कर झाड़ियां में घसीटने लगा। घटिया आदमी, छोड़ो मुझे। अचानक से एक पतले और सुंदर हाथ ने जॉन का हाथ पकड़ लिया और वह रिएक्ट करता पाता उससे पहले ही उसे इतनी तेज किक पड़ी जिसकी वजह से डायरेक्ट वह झाड़ियां के अंदर गिरा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका के ऑफिस की एक एम्प्लॉय डिजाइनर कैस्ट्रॉल अपनी फैमिली इश्यूज को लेकर हो रही होती है और उसके बाद अपनी मॉम को बचाने के लिए एक जगह पहुंचती है। अब आगे। अचानक जॉन के इस तरह दूर झाड़ियां में जाकर गिरने से क्रिस्टल शॉक हो गई और उससे ज्यादा शॉक से तब लगा जब उसने सामने खड़े इंसान को देखा। उसकी बॉस, उसकी बीस यहाँ आ गई है कैसे? अनामिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के क्रिस्टल को खड़ा होने में मदद किया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्रिस्टल में नामे सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खुशकिस्मती से उसके बॉस यहाँ आ गए। वही थोड़ी दूर से ईश्वर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर जॉन के पीठ पर चलाए। जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जेंटलमैन जो काफी यंग दिख रहा था और उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। मायरा अपने सामने खड़े उन दो लोगों को देखकर थोड़ा हैरान हो गई और बोली, तुम अपने साथ दो और कमजोर लोगों को लेकर आई हो? ईश्वर जो पहले से ही पतला और थोड़ा कमजोर था, उसके साथ एक और लड़की, एक खूबसूरत लड़की। मायरा ने अनामिका की खूबसूरत चेहरे को देखा और अपने बॉडीगार्ड से बोली, किसी को ये पसंद आई तो फ्री होकर इसे ले लो और जहां तक बात रही इस लड़के की, इसे मारकर भाग दो। मैम आप चली जाए। मायरा की बात सुनकर क्रिस्टल बहुत डर गई। अकेला छोड़ दो हमें यहाँ और जाओ यहाँ से। ये लोग पागल है और वह लोग कुछ भी कर सकते हैं और उसकी बॉस भले ही बहुत अच्छी इंसान हो मगर इतने सारे ताकत पर बॉडीगार्ड का सामना कैसे करेगी? लेकिन अनामिका ने क्रिस्टल को अपने पीछे किया और कैजुअली मायरा से पूछा, क्या तुमने आज सुबह ही यहाँ पर कचरा फेंका था? अगर मैंने किया अभी तो क्या? मायरा ने हाथ क्रॉस किया। वह सामने खड़ी कमजोर लड़की को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही थी। तुम यहाँ क्रिस्टल की साइड लेने आई हो? हमारी चिंता मत कीजिए। क्रिस्टल ने अनामिका के कपड़े पकड़कर धीमी आवाज में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप लोग यहाँ से चले जाए, ये लोगों बहुत ज्यादा है। स्मैक। एक तेज थप्पड़ की आवाज सबके कानों में गुंजी। कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वह तेज थप्पड़ मार के गालों पर पड़ा था। अनामिका बहुत ही क्विक और सिर्फ एक सेकंड में ही मायरा के गालों पर दो उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मायरा को भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्या इस क्रिस्टल ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? तो इसने सिर्फ बताया कि तुम एक बहुत ही बुरी और घटिया लड़की हो। अनामिका की यह बात सुनकर ईश्वर भी हंसने लगा। एक थप्पड़ क्रिस्टल के लिए, एक दूसरा थप्पड़ जो तुमने उसकी मॉम के साथ किया और ये तीसरा थप्पड़। अनामिका ने लगातार उसे दो और थप्पड़ मारे और बोली, यह उनके स्वर्गवासी डैड के लिए, ये थप्पड़ तुम्हें उनके रिस्पेक्ट करना सिखाएगा। अभी भी तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो? सबक सिखाओ इसे। मायरा ने अपनी बात खत्म की तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स ने एक साथ अनामिका को घेर लिया। क्रिस्टल ने ऐसा सब कुछ पहले कभी नहीं देखा था मगर फिर भी वह अनामिका के सामने खड़े होते हुए डर कर बोली, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बात करो। मैम आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं बाकी संभाल लूंगा। भले ही ईश्वर भी डरा हुआ था मगर उसने बहादुर दिखाकर अनामिका को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया और धीरे से बोला, क्या आप गाड़ी चला सकती है? अगर नहीं तो आप पहाड़ से नीचे भाग जाएं, मैं इन्हें रोककर रखता हूँ। आज कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं। अनामिका को देखकर मायरा ने दांत पीसते हुए कहा, मैं इस लड़की को अपने साथ रखूंगी, मुझे इसे धीरे धीरे टॉर्चर करना है। ये सुनते ही एक साथ वह बॉडीगार्ड अनामिका को ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अनामिका ने उनके सारे अटैक्स को इजीली डोज कर दिया और फिर उन्हें इतनी तेज से किक किया कि वह कुछ मीटर दूर जाकर गिरे। मायरा वही खड़े होकर अपने ताकतवर बॉडीगार्ड को एक के बाद एक लगातार जमीन पर गिरते हुए और मार खाते हुए देखती रही और आखिर में मार खाने के बाद उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह लोग अपने यहाँ ऊपर खड़े हो पाए और अपने पेट और हाथ पैर पकड़कर वह लोग दर्द में चिल्ला रहे थे। ये सब देखकर उसने अनामिका को हैरानी में देखा और अपनी बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाने लगी, तुम सब लोग यूजलेस हो, तुम लोग एक मामूली लड़की से नहीं लड़ सकते, अभी के अभी उठो। वह बॉडीगार्ड सचमुच बहुत दर्द में थे और खड़े नहीं हो सकते थे। मायरा ने जब अनामिका को धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखा तो उसके दिल में डर भर गया और वह एक एक कदम पीछे लेने लगी। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं डिसूजा परिवार की बेटी हूँ, मेरी तरफ एक कद भी मत बढ़ाना। क्या क्रिस्टल डिसूजा परिवार की बेटी नहीं है? अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा। तो वो है कौन?
क्रिस्टल सिर्फ एक बेघर और इंसान है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मेरे साथ उसकी हेल्प करने के लिए कुछ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अगर तुमने इसे डील करने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी सारी हरकत भूल भी जाऊंगी और तुम्हें बेनिफिट भी मिल सकते हैं। वही उसकी ये बात सुनकर नजदीक खड़ा ईश्वर हंसने लगा और सोचने लगा, उसकी अनामिका मैम देवांश की फियांसे है, उन्होंने कौन से प्रॉफिट चाहिए, किसी को भी तुम्हारे प्रॉफिट नहीं चाहिए। क्रिस्टल, तुम्हें इस मामले को कैसे हैंडल करना है? अनामिका ने केयरलेसली क्रिस्टल की तरफ देखा। मायरा ने क्रिस्टल के पिता की बेइज्जती की थी और उसकी मां की इज्जत पर हाथ डलवाने की हिम्मत, जिसकी वजह से क्रिस्टल इतने गुस्से में थी कि उसका गुस्सा अपने कंट्रोल से बाहर हो गया और वह दौड़ते हुए मायरा के पास पहुंची और उसने बहुत तेज कई बार उसे थप्पड़ मारा। अगर अनामिका नहीं होती तो आज उसकी और उसकी मां का क्या हाल होता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। क्रिस्टल, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मरोगी? हाँ, मैं मारूंगी तुम्हें। क्रिस्टल ने उसे और दो थप्पड़ मारे। उसके हाथों में जलन होने लगी थी मगर वह फिर भी नहीं रुक रही थी। आज सुबह तुमने मेरे डैड की ग्रैब पर कचरा डाला, उसे अभी अभी साफ करो। और अब तुमने मेरे डैड की गर्भ पर पेंट भी डाल दिया और तुमने अपने ही लोगों से हमारी इज्जत पर हाथ डालने की भी बात कह दी। तुम घटिया लड़की, मैं चाहती हूँ तुम अभी घुटनों के बाल बैठो और मेरे डैड से माफी मांगो। तुम्हारे सपनों में क्रिस्टल ने मायरा को फोर्सफुली पकड़ लिया था मगर वह उसे झुका नहीं पा रही थी। घुटनों के बाल बैठना तो दूर की बात है, क्या गिल्टी फील नहीं होता है? क्रिस्टल चलाए। गिल्टी? मुझे क्यों गिल्टी फील होना चाहिए? जब तुम्हारी डैड भी जिंदा थे तो सारे की सारी अच्छी चीज तुम्हारी फैमिली को ही मिलती थी। तुम इस वक्त वह एक्सपीरियंस कर रही हो जो हमारी फैमिली इस वक्त फील करती थी। क्या मेरे डैड जब भी जिंदा थे तो उन्होंने तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट किया? भले ही कंपनी वह चलाते थे लेकिन वह कभी भी तुम लोगों को बुरी तरह ट्रीट नहीं करते थे। तुम लोगों को कभी भी मुझे कम पैसे नहीं दिए जाते थे। तुम्हारे डैड को जिस भी चीज में इन्वेस्ट करना होता था, जिस भी को खरीदना होता था, क्या उसके लिए मेरे डैड उन्हें पैसे नहीं देते थे? दादाजी के जाने के बाद मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को सब कुछ दिया जो वह चाहते थे, शॉप, घर, गाड़ियां, सब कुछ। फिर भी उतनी सारी चीजों की क्या वैल्यू है? क्या हमें नहीं पता कि कंपनी से जो पैसे मिलते थे वह उनके 10% भी नहीं थे। तुम लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते थे और हमें सिर्फ थोड़ा सही देते थे। क्या तुम लोगों को लगता है तुम लोग ग्रेट हो? उसकी सारी बातें सुनकर क्रिस्टल का दिमाग खराब हो गया था। उसने सही सोचा था, एहसान फरामोश लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते। उसने आगे कुछ ना कहते हुए कहा, तुम घुटनों के बाल बैठे हो गई या नहीं? नहीं बैठगी, क्या कर लोगी तू? माथुरा ने इतना कहा ही था कि अनामिका ने अपना पैर उठाया और उसे पीछे से एक किक कर दिया जिससे मायरा तुरंत घुटनों के बाल गिर गई। मायरा इतने गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीसकर अनामिका को घूरते हुए देखा और कहा, तुमने इस बात का बहुत पछतावा होगा। तो सॉरी, मैं उन लोगों को याद नहीं रखती जो मेरे नजरों में यूजलेस होते हैं। माफी मांगो मेरे डैड से। क्रिस ने मायरा का सर जमीन की तरफ झुकाते हुए कहा। वह उसे नीचे झुककर माफी मांगने के लिए मजबूर कर रही थी लेकिन मायरा ऐसे नहीं कर रही थी तो क्रिस्टल ने उसके बोल पकड़े और तेजी से उसका सर जमीन पर दे मारा। आखिर में मायरा भी कमजोर नहीं थी और वह दोनों लड़ने लगी। मैमा कया, हमें कुछ करना चाहिए? उन दोनों को इस तरह रेसलिंग करता हुआ देखकर ईश्वर ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, अनामिका ने कैजुअली एक पेड़ के सहारे खड़ा होते हुए कहा। इन दोनों बहनों को अपना मामला सॉर्ट आउट करने दो, हमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर ईश्वर ने सोचा, क्या अभी अभी आप इन्वॉल्व नहीं थी? क्या आपको लगता है कि क्रिस्टल जीत जाएगी इसलिए आप यहाँ खड़ी होकर देख रही हैं? क्रिस्टीना को पता था कि उन्हें अपनी बेटी का गुस्सा बाहर निकाल देना चाहिए, इसलिए वह भी चुपचाप खड़ी रही। मायरा हमेशा से ही एक प्रिंसेस की तरह पली पड़ी थी, इसलिए वह क्रिस्टल की बराबरी ताकत के मुकाबले में नहीं कर सकती थी। जल्दी ही क्रिस्टल उससे जीतने लगी और उसने मायरा को मारते हुए कहा, अगर तुम आज घुटनों के बल बैठकर मेरे डैड से माफी नहीं मांगेगी तो मैं इसी तरह मारती रहूंगी तुम्हें। रुक जाओ, रुक जाओ। मायरा ने अपना सुजा हुआ चेहरा और फटी हुई ड्रेस को पकड़कर जल्दी से अपने आप को खबर करते हुए कहा, क्रिस्टल मुझे और मत मारो। क्रिस्टल ने देखा कि वह डर चुकी है तो वह रुक गई। आखिर में एक हाथ से मायरा ने अपने फटे हुए ड्रेस को पकड़ा और कोवली घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गई और क्रिस्टल की नजरों के अंदर उसने अपने स्वर्गवासी अंकल की कब्र पर अपना सर रखकर रिस्पेक्टफुली कई बार माफी मांगी। क्रिस्टल, क्या अब मैं जा सकती हूँ? तुमने अभी तक अपनी गलती नहीं मानी है। भले ही मायरा को ये सब नहीं करना था मगर वह जानती थी कि वह यहाँ से बचकर नहीं जाती है, इसलिए उसने गलती मानते हुए कहा, मुझे तुम्हारे डैड की ग्राफ पर इस तरह कचरा नहीं डालना चाहिए थे और ना ही तुम लोगों को परेशान करना चाहिए था। क्रिस्टल, तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है, मुझे डॉक्टर के पास जाने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक बार वह घर पहुंच जाए तो वह अपने पेरेंट्स को जरूर बताएगी।
तुमने अभी तक मेरी मॉम से माफी नहीं मांगी है। वो तुम्हारी बड़ी है, मुझे परेशान करना है एक अलग बात है और मेरी मॉम को परेशान करना अलग बात है। तुमने अपने आदमियों को उन्हें हैरेस करने के लिए और रेप करने के लिए भी कहा। क्रिस्टल गुस्से में बोली। आई एम सॉरी आंटी, मैं गलत थी। क्रिस्टीना चाहती थी कि वह बस दबाव में आकर माफी मांग रही है और उसे कोई पछतावा नहीं है, इसलिए बिना कुछ बोले वह पीछे मुड़ गई। गेट लॉस्ट। क्रिस्टल उसे और नहीं देखना चाहती थी। मायरा वहां से दौड़कर अपने फटे हुए कपड़े पकड़े हुए अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ, जिन्हें अनामिका ने थोड़ी देर मारकर गिराया था, उनके साथ भाग गई। नॉट बैड, ये तुम काफी इम्प्रूव कर रही हो, अनामिका ने मुस्कुराकर क्रिस्टल की तारीफ करते हुए कहा। अब तुम पहले की तरह कमजोर नहीं लग रही। मैं थैंक यू, आज के लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आई, वरना पता नहीं वह मायरा हमारे साथ क्या करती। क्रिस्टल ने अपनी मां को खड़ा करते हुए कहा। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, यह मेरी मॉम है क्रिस्टिन। मॉम, यह मेरी बॉस है अनामिका मैम, और यह ईश्वर है। थैंक यू आज के लिए। क्रिस्टिन ने सच्चे दिल से उसे थैंक यू कहा। आपको चोट लगी है? अनामिका ने उनकी एल्बो पर लगी चोट को नोटिस कर लिया, जिसे देखकर क्रिस्टीन ने तुरंत उसे छुपाते हुए कहा। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चोट आई है। मोम की आपको दर्द हो रहा है? क्रिस्टल ने अपनी मां की तरफ देखते हुए कंसर्न से पूछा। आपका कितना खून बह रहा है, चलिए अस्पताल जाते हैं। मैं पहले तुम्हारे डैड के गर्भ स्टोन को साफ कर देना चाहती हूँ। क्रिस्टिन ने अपने पति के ग्रैब को देखा, जिस पर चारों तरफ पेट और कचरा फैला हुआ था। हम इसे साफ नहीं कर सकते, हम इस नए तरीके से बनवा देंगे। मायरा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, और हम यहाँ से नहीं गए तो हमें खतरा हो सकता है। क्रिस्टल मायरा के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानती थी। मायरा ने आज जितनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी, और आज जो उसके साथ हुआ है उसके बाद वह कभी शांत नहीं बैठेगी। चलिए, मैं पहले आप लोगों को हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। अनामिका ने नोटिस किया कि न सिर्फ क्रिस्टिन बल्कि क्रिस्टल को भी चोट लगी हुई है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। घर पर दवाई है, हम घर वापस जाकर लगा लेंगे। क्रिश्चियन दूसरों को परेशान नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने पॉलिटली अनामिका से कहा। हम बस लेकर घर चल जाएंगे। अनामिका जानती थी कि वह लोग पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह बोली। हम फ्री ही है, बताए कि आप लोग कहाँ रहते हैं। हमने ब्लॉसम अपार्टमेंट पर एक छोटा सा घर रेंट पर लिया है। ब्लॉसम अपार्टमेंट एक बहुत ही पुरानी कम्युनिटी थी। ईश्वर, चलो ब्लॉसम अपार्टमेंट। समझ गया मैम। 10 मिनट बाद गाड़ी ब्लॉसम अपार्टमेंट के सामने रुकी, तो क्रिस्टियन ने उन्हें आराम करने के लिए घर पर बुलाया, जिसे देखकर ईश्वर ने समय चेक किया और अनामिका को देखकर हाँ में सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि उनके पास वक्त है। हमारा घर छोटा है, आई होप आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिस्टियन ने खुश होकर अपने चोट लगी हाथ से ही अनामिका को अंदर बुलाते हुए कहा। आपने और ईश्वर ने आज बहुत मदद कर दी, हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन प्लीज अंदर जाकर एक कप कॉफी पी लीजिए। यस मैम, प्लीज हमारा थैंक यू एक्सेप्ट कर लीजिए। ईश्वर, क्या तुम भी अंदर आओगे? ईश्वर ने क्रिस्टल की उम्मीद भरी आंखों को देखकर होपफुली अनामिका की तरफ देखा, तो अनामिका ने हाँ में सर हिलाया और उनके पीछे पीछे जाने लगे। आप इतनी कम उम्र में ही सीईओ बन गई हो, तुम काफी टैलेंटेड हो। मोम में बहुत टैलेंटेड है, उनका डिजाइनिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जो भी हुई चीज वह बनाने के लिए कहती है, इस क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसी बात है तो तुम्हें उनसे और सीखना चाहिए, मिस कपूर से। बस मुझे अनामिका बुलाए। वहां पहुंचकर ईश्वर ने नोटिस किया कि उनका बहुत बहुत छोटा था, एक छोटे से लिविंग रूम के साथ। वहां पर लेफ्ट में दो छोटे छोटे रूम और एक मिडिल में बाथरूम था, और साइड में ही एक छोटा सा किचन और एक डाइनिंग टेबल। भले ही वह छोटा था, मगर काफी साफ सुथरा था। अभी हम ये यही अफोर्ड कर सकते हैं। क्रिस्टल ने जल्दी से अंदर जाकर किचन में की तरफ जाते हुए कहा था कि वह कॉफी बना सके। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अनामिका ने क्रिस्टल से कहकर फर्स्ट एड किट मंगवा आई, क्योंकि उनके घाव पर मलहम लगाना ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्रिस्टियन नहीं मानी और उनके लिए 2 कप कॉफी ले आई। मुझे अपना घाव देखने दीजिए। अनामिका ने उनके एल्बम पर चोट के निशान देखे, जिस पर धूल मिट्टी भी लगी हुई थी। उसने केयरफुल उनके घाव को साफ किया, तो क्रिस्टियन थोड़ा हैरान हो गई और उन्होंने पूछा, तुम्हें चोट पर दवाई लगाना भी आती है? अनामिका बिल्कुल एक प्रोफेशनल नर्स की तरह कर रही थी। अनामिका ने लाइटली कहा, मैंने बस इसे ऑनलाइन देखा था। क्रिश्चियन समझ गई कि अनामिका क्रेडिट नहीं लेना चाहती है, इसलिए उनके मन में अनामिका का इंप्रेशन और भी अच्छा पड़ा। क्रिस्टल अपने घाव को अपने आप ही साफ कर रही थी, लेकिन हर बार कॉटन लगाने पर वह दर्द हमारे चलने लगती। ईश्वर ने नीचे बैठकर जेटली उसके घाव को साफ करते हुए कहा, अगर दर्द हो तो मुझे बताना। क्रिस्टल ने उसे आराम से अपना घाव साफ करते हुए देखते रही और खुश होकर बोले, थैंक यू।
उनके घाव पर दवाई लगाने के बाद अनामिका ने सब चीज जगह पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी वह बहन फिर से परेशानी खड़ी करेगी, तुम लोगों को रहने के लिए दूसरी जगह देख लेनी चाहिए। क्रिस्टल ने इस बारे में सोचा था मगर बोली, मगर इस वक्त इस अपार्टमेंट से सस्ती जगह हमें कहीं रहने के लिए नहीं मिलेगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।